हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2016 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ माइन्यूट इन्फॉर्मेशन या तो इनकरेक्ट है या उसमें कुछ मिसिंग है, तो हम उन करेक्शन को करके इस क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और ये जो सोल्यूशन है ये उन सभी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो आने वाले एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, when a thin film of thickness t is placed in the path of light wave emerging out of S1, then increase in the length of optical path will be। आपके पास एक लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट वेव इमर्ज हो रही है, आपने उस लाइट वेव के बीच में अब पाथ में एक टी थिकनेस की थिन फिल्म इंट्रोड्यूस की है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस का कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका ऑप्टिकल पाथ म्यू टी होता है। तो S1 सोर्स से मान लीजिए ये डिस्टेंस A है, दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज B। कंप्लीट जो ऑप्टिकल पाथ होगा उस लाइट वेव का दैट विल बी A प्लस B प्लस म्यू टी। जब आपने ये थिन फिल्म इंट्रोड्यूस नहीं की थी उससे पहले यहाँ पर एक टी थिकनेस का एयर कॉलम होगा, उस समय जो इसका ऑप्टिकल पाथ होगा दैट विल बी A B एंड T, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है। तो इसका टोटल जो ऑप्टिकल पाथ होगा A प्लस बी प्लस टी। आपसे इंक्रीज पूछा हुआ है तो ये फाइनल ऑप्टिकल पाथ है, ये इनिशियल ऑप्टिकल पाथ है, दोनों का आप माइनस करेंगे दैट विल बी म्यू टी माइनस टी। ए से ए कैंसिल, बी से बी, तो दोनों का आप घटाएंगे तो म्यू टी माइनस टी इज द इंक्रीज इन द और चेंज इन द लेंथ ऑफ ऑप्टिकल पाथ। पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, इसमें चेंज कितना है, म्यू टी माइनस टी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इस क्वेश्चन में जो करेक्शन है दैट इज ये जो इंटेंसिटी है ये 10 टू द पावर 3 वाट ना होके 10 टू द पावर माइनस 3 वाट है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आपके पास एक अनपोलराइज लाइट है जो एक पोलराइजर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और वहाँ से कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जा रही है। ये जो पोलराइजर है ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है और क्वेश्चन में ओमेगा गिवन है 31.4 रेडियन पर सेकेंड। इस पोलराइजर का जो एरिया है दैट इज ए, वो आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है एरिया 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये उस जो पोलराइजर है जिस एंगुलर स्पीड से वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी से जो रोटेट कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी है, और ये है इंसिडेंट पावर जो यहाँ पर 10⁻³ है, इसकी जगह पे आपको 10⁻⁻³ रख के पूरा सॉल्व करना है। अब देखिए हमें एक मेलस लॉ मालूम है। क्या होता है मेलस लॉ कि अगर आपके पास हाई इंटेंसिटी की कोई लाइट है और वो पोलराइजर से पास हो रही है, तो पोलराइजर से पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी होती है I0 cos स्क्वायर थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड पोलराइजेशन स्टेट ऑफ लाइट। इस क्वेश्चन में मान लीजिए इंसिडेंट लाइट है I0 और ट्रांसमिटेड जो इंटेंसिटी दैट इज I प्राइम। आपसे पूछा हुआ है द एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइजर पर रिवॉल्यूशन। इंसिडेंट होने के बाद जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है उसमें टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसमिट हुई। हमें मालूम है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और क्योंकि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी की बात हो रही है तो I प्राइम इज इक्वल टू E प्राइम A अपॉन टी। अब क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी विल बी इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लिया गया।
अब आपको पता है जो अनपोलराइज लाइट के लिए आई प्राइम कितना होता है, आई नॉट बाई 2, क्योंकि जो मेलस लॉ में जो ये जो थीटा एंगल होता है, क्योंकि अनपोलराइज लाइट में पोलराइजेशन स्टेट हर डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो आप जब इसको एवरेज आउट करते हो तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होती है दैट इज आई नॉट बाई 2। तो आपको आई प्राइम की जगह पर रख देना है आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया और टाइम। अब देखिए आपको एंगुलर स्पीड दी हुई ओमेगा, तो एक रिवॉल्यूशन में लिया गया टाइम क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और आपको टाइम पीरियड निकालना है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में लिया गया टाइम दैट विल बी 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब एक चीज और यहाँ पर, क्योंकि इंसिडेंट जो लाइट है उसके जो आपको पावर के बारे में जानकारी दी हुई है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर आई नॉट की जगह पे आप रख देंगे पावर, इंसिडेंट पावर एरिया अपॉन 2 इंटू एरिया इंटू टाइम कितना है 2 पाई अपॉन ओमेगा। एरिया से एरिया कैंसिल, इंसिडेंट पावर आपको गिवन है, तो जो टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू द पोलराइजर इन वन रिवॉल्यूशन होगा 1/2 इंटू इंसिडेंट पावर 10⁻³ इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा 31.4। पाई की वैल्यू 3.14, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल गिव यू 3 to 10⁻⁻4 जूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप 10⁻³ वॉट रख के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो आपका डिजायर्ड आंसर 10⁻² जूल, उस पूरे 4 ऑप्शन में एक भी ऑप्शन आपको दिया नहीं है। तो जो इंसिडेंट पावर की जो आपको वैल्यू दी हुई है, जो फ्लक्स की वैल्यू, दैट इज इनकरेक्ट। उसकी जगह पे आपको 10⁻³ वॉट रख के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डेल स्क्वायर वी माइनस 4 पाई रो रिप्रेजेंट्स। हमें मालूम है कि जब डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू 0, ये होता है लैप्लेस इक्वेशन, और जब आप इसी में डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है आपकी पॉइजन्स इक्वेशन। क्योंकि जो आपको यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है दैट इज इन सीजीएस यूनिट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि सीजीएस यूनिट में आप क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 मान लेते हैं, तो 1 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आपको क्या रखना है 4 पाई। तो इस इक्वेशन में 1 एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई रखेंगे, विल गेट डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू माइनस 4 पाई रो। तो ये पॉइजन्स इक्वेशन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर अगर 0 होता दैट विल बी लैप्लेस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। हमें मालूम है जो टोटल एनर्जी होती है उसमें 2 पोर्शन होता है, 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और दूसरा होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द डाइपोल इज r, द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल अबाउट द ओरिजिन। क्या पूछा हुआ है, अबाउट द ओरिजिन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली बात, कभी भी आपको मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा हो और आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मोस्टली जो एक्सप्रेशन हमें याद रहते हैं, तो आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एक्सप्रेशन में
तो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से चेंज कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस कर देना है, और जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0, इसको आपको μ0/4π से रिप्लेस कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जितने एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि टॉर्क के बारे में पूछा हुआ है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, और फोर्स क्या है, अगर क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड होता है जब भी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका यूनिफॉर्म है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू, वेर यू इज पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस पी डॉट ई। तो मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एम डॉट बी। तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, माइनस माइनस प्लस, तो ग्रेडियंट ऑफ एम डॉट बी। टॉर्क क्या होना चाहिए, आर क्रॉस एफ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ जब भी आप निकालें, दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ डाइपोल, लेकिन आपका डाइपोल क्या है, आर वेक्टर, आर डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से, और आपको इस ओरिजिन के अबाउट टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है। तो एक एडिशनल टर्म यहाँ पर आ जाता है, टॉर्क इक्वल्स टू, पहले तो आर क्रॉस एफ, एफ इज ग्रेडियंट ऑफ एम डॉट बी प्लस एम क्रॉस बी। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है टॉर्क का, जब आपका जो डाइपोल है वो ओरिजिन पे ना हो, और जो टॉर्क आपसे ओरिजिन के अबाउट ना पूछ के किसी अदर पॉइंट पे पूछ लिया हो, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब जो भी मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया, जो भी आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर सेम चीज़ आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है आर डिस्टेंस पे, तो उस पर कितना टॉर्क होगा, दैट विल बी आर क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ एम की जगह पे लिखना है पी डॉट ई प्लस पी क्रॉस ई। इसी तरीके से आप कंप्लीटली अपने जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एम क्रॉस बी प्लस आर क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ एम डॉट बी। अगर यही ओरिजिन के अबाउट पूछा होगा तो ऑप्शन बी सही होता, लेकिन यहाँ पर ओरिजिन नहीं, सेंटर के अबाउट, डाइपोल के अगर सेंटर के अबाउट पूछ लिया होता, मान लीजिए कोई डाइपोल है इस तरीके से, उसके सेंटर के अबाउट अगर पूछेंगे तो ये आर क्रॉस एफ, लेकिन सेंटर के अबाउट ना पूछ के किसी और पॉइंट के अबाउट पूछ लें तो यहाँ पर एक एडिशनल टर्म ये ऐड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैन द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, कूलम गेज में, लॉरेंज गेज में, ओमेगा इक्वल्स टू 0 में। तो हमें मालूम है जब भी कूलम गेज में क्या होता है, डेल डॉट ए इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब आप इस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा, पहले टर्म में आपको जैसे डाइवर्जेंस क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, और आपका इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना है जो आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दिया है उसके साथ। अब सबसे पहले आप पहले टर्म में देखेंगे ये एक्स से डिवाइड होगा तो यू विल गेट 2 प्लस दूसरा वाला जो होगा वो वाई से डिफ्रेंशिएट होगा, देन यू विल गेट 1, तीसरा वाला अगेन जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, यू विल गेट 1, टोटल हो जाएगा 4। तो इस जो आपको दोनों जो ये वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है इसका डाइवर्जेंस 0 नहीं है, इसका मतलब कूलम गेज में आप इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। लॉरेंज गेज में क्या होता है,
लॉरेंज गेज में जो कंडीशन होती है दैट इज डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। अब जब आप डेल फाई अपॉन डेल टी निकालेंगे, क्योंकि आपको फाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, देन यू विल गेट -4। लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ओमेगा इक्वल्स टू 0 अगर आप रख देंगे फिर भी कोई चेंज नहीं आने वाला। अगेन ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ना ही वो लॉरेंज गेज में आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना ही कूलम गेज में, क्योंकि कोई भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट इन एक्स वाई प्लेन। आपके पास एक एक्स वाई प्लेन गिवन है इस तरीके से, और उसमें इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, और जो आपकी जो सरफेस करंट डेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो है, अलोंग वाई एक्स, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो है। आपसे पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जेड ग्रेटर देन 0, तब इस रीजन में जेड ग्रेटर देन 0 में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। जो जनरल एक्सप्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज म्यू नॉट बाई 2, जो सरफेस करंट डेंसिटी होती है के क्रॉस जो सरफेस का जो नॉर्मल वेक्टर होता है, अगर आप इस तरीके से इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मैग्नेटिक जो फील्ड का एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। अब जेड ग्रेटर देन 0 के लिए जब भी आपको एरिया वेक्टर निकालना है, दैट विल बी इन के कैप डायरेक्शन, और म्यू नॉट बाई 2 जो करंट डेंसिटी है दैट इज इन द जे डायरेक्शन, के जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है, जे कैप क्रॉस के कैप, ये होगा आई कैप, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 के आई कैप। ये फाइनल एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। इसको आप राइट हैंड थंब रूल से भी जो ये भी निकाल सकते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में थंब करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कुछ इस साइड से इस तरीके से होगा। अबव जेड प्लेन इट विल बी इन प्लस एक्स डायरेक्शन, बिलो जेड मतलब जेड लेस देन 0 के लिए इट विल बी इन माइनस एक्स डायरेक्शन। आप इजीली थंब रूल से भी पता कर सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन सी यू नॉट के बॉन्ड टू इन प्लस एक्स डायरेक्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 8 अगेन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट ऑप्शन है, इसमें पूछा हुआ वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है जो वेक्टर पोटेंशियल होता है दैट इज नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल प्राइम अपॉन आर, ये लीनियर करंट डेंसिटी के लिए होता है। नॉट अपॉन 4 पाई अगर सरफेस करंट डेंसिटी जे डी टाउ अपॉन आर, इस तरीके से एक्सप्रेशन होते हैं। तो आपको क्योंकि इनकम्प्लीट ऑप्शन दिए हैं क्योंकि आपको पता नहीं पी क्या है, म्यू नॉट जे अपॉन 4 पाई आर इस तरीके से दिया हो, तो नन ऑफ दीज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट आंसर है क्योंकि आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं दिया हुआ कि किस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी एक एरर है। अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज illuminated with monochromatic light when one of the mirror is moved through a distance of 25.3। अब आपको 25.3 की यूनिट नहीं दी हुई। 92 fringes passes through the crosswire, the wavelength of monochromatic light is। तो जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका ये दैट इज 2 इंटू जितने से भी आप मिरर को मूव कराएं, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन होता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो पास होती हैं टाइम्स लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपको निकाली दैट इज 2 इंटू डेल्टा एक्स इज 25.3 अपॉन एन है 92। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको इस क्वेश्चन ये जो 25.3 है ये यूनिट नहीं दी हुई, ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, माइक्रोमीटर है।
तो आप केवल जब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे इतने इसको, तो 2 इंटू 25.3 divided by 92, then you will get 0.55. जो अप्रोप्रिएट यूनिट है इसके लिए दैट विल बी माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶. तो इस तरीके से अगर आप 10⁻⁻⁶ मीटर इसको करके इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 550 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि यहाँ पर ये 25.3 जो डिस्टेंस दी हुई इसकी यूनिट उन्होंने मेंशन नहीं की है एंड दिस इट विल बी इन माइक्रोमीटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी स्किप की हुई है, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर. अब आपको बाकी कोई जानकारी नहीं दी हुई है कि चार्ज डेंसिटी कितनी है, उसका वेरिएशन क्या है. अब हमें एक चीज़ पता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट, दैट इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. कब है ये? जब आपकी चार्ज डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो. जब आपकी चार्ज डेंसिटी इस तरीके से वेरी करे, रो नॉट टाइम्स आर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. और अगर यही चार्ज डेंसिटी इस फॉर्म में अगर आपको दी हुई हो माइनस रो नॉट आर, देन इट विल बी माइनस रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, या कांस्टेंट कुछ और होगा, 3 की जगह कुछ और कांस्टेंट होगा. लेकिन वेरिएशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम. तो जो थीटा वाले ऑप्शन तो पहले नहीं होंगे. तो ये कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो इस पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कभी भी डिपेंड नहीं करता. जो सबसे करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए. और ये भी तब होगा जब आपका चार्ज डेंसिटी इस तरीके से वेरी करे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है दैट इज आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है डिस्टेंस से, सेंटर के डिस्टेंस से. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है. अगेन क्वेश्चन नंबर 11. आपसे आपको पूछा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी सो दैट इट्स मास बिकम्स 2m0. हमें पता है जो मास वेरिएशन का मतलब होता है m इज इक्वल टू गामा m0, और मास कितना हो गया 2m0. तो गामा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टाइम्स m0. m0 से m0 कट के आपको v की वेलोसिटी निकालनी है कि उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वी विल गेट 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2 सी. सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रूट 3/2 सी. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. An electromagnetic field in an electromagnetic field, which of the following remains invariant under Lorentz transformation. तो जो ये e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्वांटिटी क्या होती है? इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 13. द डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए टाइम्स के. और आपको बताना है द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन इन दिस मीडियम इज. कोई भी आपको वेव दी है, अगर तरीके से अगर कोई वेव है, तो जो एनर्जी प्रोपोगेशन की जो स्पीड होती है दैट इज सेम एज स्पीड ऑफ दिस वेव पैकेट. वेव पैकेट की स्पीड क्या होती है? वीजी, ग्रुप वेलोसिटी. वीजी इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के. ओमेगा आपको कितना दिया हुआ है? अगर ओमेगा स्क्वायर ए के है देन ओमेगा विल बी रूट अल्फा रूट के.
तो के की पावर यहाँ पर इस तरीके से के के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो रूट अल्फा बाहर आ जाएगा, ई अपॉन ई के टाइम्स रूट के, दिस विल बी रूट, ये अल्फा की जगह ए है तो इसको कर दीजिए रूट ए टाइम्स एन एक्स एन माइनस वन विल बी माइनस हाफ, जो ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी 1/2 टाइम्स रूट ए अपॉन के। आपको जो सभी आंसर है वो ओमेगा के टर्म में दिए हुए हैं, तो आपको अगेन के की जगह पर रख दीजिए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए, यू विल गेट ए अपॉन के की जगह पे ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ऊपर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इट विल बी 1/2 ए अपॉन ओमेगा, ए अपॉन 2 ओमेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question. The photoelectric threshold of tungsten is 2300 एंगस्ट्रॉम। तो थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ आपको दी हुई है 2300 एंगस्ट्रॉम। The energy of electron ejected from the surface by ultraviolet light of wavelength, तो एक इंसिडेंट लाइट है, उसके जो की वेवलेंथ है 1800 एंगस्ट्रॉम। आइंस्टाइन जो इक्वेशन है दैट इज इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो एच नी इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है तो यहाँ पर एच सी अपॉन लेमडा नॉट हो जाएगा, इक्वल टू के साइन आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो एच सी की वैल्यू होती है दैट इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम की स्टैंडर्ड वैल्यू है ये। नैनोमीटर में आप लिखेंगे तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, बस आपको बस एच सी की जगह पे रख देना, इट विल बी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई, सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है, इंसिडेंट जो लाइट है अल्ट्रावायलेट लाइट इसकी है 300 एंगस्ट्रॉम माइनस 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम ऑन थ्रेशोल्ड लाइट है 23 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, यू विल गेट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत सिंपल, आपको बस अब वैल्यू सॉल्व करनी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन विद रेस्ट मास m नॉट मूव्स विद स्पीड 0.8 c, एक इलेक्ट्रॉन 0.8 c स्पीड से मूव कर रहा है, व्हाट विल बी इट्स प्रेजेंट मास, तो मास कितना हो जाएगा गेन, क्योंकि हमें पता है फिर वही फॉर्मूला जो प्रीवियस पूछा हुआ है, गामा टाइम्स m नॉट। अब यहाँ पर आप विदाउट सॉल्व करे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी m नॉट के कोएफिशिएंट है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1/6, ऑप्शन 3 में 5/3, ऑप्शन डी में 3/5। आप हमेशा याद रखना गामा की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, ज़्यादा छोटी नहीं होती। और 1 कब होती, जब m इज जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, तब गामा की वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज हमेशा गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होती। एक ही ऑप्शन है जिसमें जो m नॉट का कोएफिशिएंट है 1 से ज़्यादा है, 5m0/3, ऑप्शन सी। तो आप विदाउट सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन ही करना है तो m इक्वल्स टू गामा की वैल्यू होती है √1 माइनस p की वैल्यू आपको दी हुई है 0.8 स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन स्क्वायर टाइम m नॉट, तो 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर 0.64, 1 माइनस 0.64 विल बी 0.36 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 0.6, 1/0.6/10, अगर इसको लिखेंगे 10/6 m नॉट, 2 5 जब एंड 2 3, तो 5/3 m नॉट वही आंसर आपको मिलेगा। आप बिना सॉल्व किए भी इसको करेक्ट आंसर
डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ध्यान से देखिएगा। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एक आपके पास लाइट बीम है वेवलेंथ लैम्डा की, विद इल्यूमिनेशन एल। इल्यूमिनेशन इज लाइक इंटेंसिटी। जब आप इंटेंसिटी की बात करते हैं दैट इज थ्रू आउट द, वो सोर्स के बारे में बताता है। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, बस। illumination is kind of intensity, falls on clean surface of sodium if n photoelectrons are emitted each with kinetic energy E, then। अब आपसे पूछा हुआ है कि illumination और kinetic energy E और नंबर ऑफ फोटोन n के बीच में क्या रिलेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी मान लीजिए इस तरीके से कोई सरफेस है, हाई इंटेंसिटी की लाइट है, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मान लीजिए इसमें बहुत सारे n फोटोन है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, n h न्यू अपॉन a अपॉन t। ठीक है, मैं इस पोर्शन को यहाँ से एक बार हटा रहा हूँ, एक बार इसको समझना आप सभी। मान लीजिए जब इंटेंसिटी आप इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन जो होंगे, इनकमिंग फोटोन, वो बढ़ेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे। तो जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन और इंटेंसिटी बोथ आर सेम टर्म, बस एक पॉइंट पे डिफाइन होता है और एक थ्रू आउट द सरफेस। तो इल्यूमिनेशन इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इल्यूमिनेशन। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा जो अभी अभी हमें पता था, ऊपर जो ये एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इसको लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट एनर्जी, दिस इज एच सी अपॉन लैम्डा। तो जो एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इल्यूमिनेशन के, और जो एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैग्स इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। सबसे पहले ब्रैग्स इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ये होता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। 2d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा अपॉन 2d। साइन थीटा की जो लिमिट होती है दैट इज -1 से 1, का मतलब साइन थीटा जो है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, इससे ज़्यादा बड़ा कभी नहीं होगा। तो लैम्डा अपॉन 2d इज लेस देन 1 एंड लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2d। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साइन थीटा की लिमिट से आप कंडीशन पता कर सकते हैं कि ब्रैग्स कंडीशन कब आपको सॉल्यूशन देगा और कब नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। The wavelength associated with gold ball weighing 200 gram and moving with speed 5 मीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो आपको स्पीड दी हुई है दैट इज 5 मीटर पर आवर। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाई 3600, क्योंकि एक आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड। बस आपको लैम्डा की जगह पे वैल्यू रख देना है एच अपॉन पी। पी क्या होता है, एच अपॉन एम इंटू, आप इसको सॉल्व करेंगे विल गेट लैम्डा इक्वल्स टू
6.6 इंटू 10⁻⁻34 मास, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0.2 किलोग्राम टाइम्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी 5/3600। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर मिलेगा, दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻30 मीटर। ऑप्शन इज द करेक्ट। बस कुछ नहीं करना आपको, बस बहुत बेसिक सा उसका आपको सॉल्व करना है। 10⁻⁻30 मीटर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Compton's scattering experiment seems to indicate that radiation has particle-like property. क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, 3 इफेक्ट होते हैं, एक कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो कॉम्पटन और फोटोइलेक्ट्रिक, ये जो दोनों ही एक्सपेरिमेंट हैं, ये क्या बताते हैं, पार्टिकल है, जो वेव है वो पार्टिकल लाइक नेचर, और जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सभी फिनोमिना होते हैं, ये बताते हैं कि रेडिएशन हैज वेव लाइक प्रॉपर्टी। तो जो कॉम्पटन इफेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द इंटरप्लेनर सेपरेशन इन ए क्रिस्टल इज डी। इंटरप्लेनर जो सेपरेशन है दैट इज डी। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का फोटोन आपको दिया हुआ है इक्वल्स टू h/d। p जो h है और d जो स्पेसिंग है ऑलरेडी दिया हुआ है। मेक्स एन एंगल थीटा, तो जो इलेक्ट्रॉन थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रहे हैं विद द रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स। द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड एट थीटा इक्वल्स टू। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। फर्स्ट मैक्सिमा की बात करते हैं, 2d साइन थीटा, लैम्डा क्या होता है, h/d, डी ब्रॉई हाइपोथेसिस से। मोमेंटम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, h/d, यहाँ पर रख देंगे h/d। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2d साइन थीटा इक्वल्स टू d साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, implies that theta is equal to 30 degree. 5/6 is the correct answer. Next question, question number 22. Which of the following accompanied by the characteristics X-ray emission? हमें पता है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, KCl इलेक्ट्रॉन, इनके जो ट्रांजिशन होते हैं वहाँ से एक्सरे एमिशन, जो स्पेशली जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है वहाँ से एमिट होती है। जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो प्रोसेस होता है वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे एमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आपसे पूछा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन का मास m है, एंड चार्ज e। यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है कि चार्ज ऑलरेडी आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होता है, उन्होंने इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि चार्ज e है। इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सिलरेटेड बाय ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन था इनिशियली रेस्ट पे है और वो एक्सिलरेट हो रहा है ई इलेक्ट्रिक फील्ड में। द रेट चेंज ऑफ डी ब्रॉई वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम t इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इज। हमें पता है लैम्डा क्या होता है, डी ब्रॉई हाइप जो वेवलेंथ होती है h/p। इसका रेट चेंज पूछा हुआ, डी लैम्डा अपॉन डी टी क्या होगा, h टाइम्स d बाई डी टी ऑफ 1/p को आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट -h/p² dp/dt। केवल चेन रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब dp/dt जो सेकंड
लॉ है न्यूटन्स का, दैट इज फोर्स, टी लैम्डा अपॉन टी टी इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन पी स्क्वायर टाइम्स फोर्स। फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, क्योंकि इनिशियली ये जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट पे था, और टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u स्टार्टिंग में 0 है, देन एट टाइम आफ्टर टी टाइम इसका जो वेलोसिटी है दैट विल बी a इंटू टी। डी लैम्डा अपॉन डी टी विल बी माइनस एच टाइम्स फोर्स है m इंटू ए। मोमेंटम क्या होता है? p इक्वल्स टू एम वी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। v की वैल्यू t टाइम बाद क्या है? a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस एच इंटू एम ए अपॉन एम स्क्वायर टाइम्स v इक्वल्स टू ए टी, ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। बस आपको बस m से m गया, a से a इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी टी माइनस एच अपॉन एम ए क्या है? फोर्स, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ट्रेवल कर रहा है, कितना फोर्स लगेगा? ई इंटू ई टाइम्स टी स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, माइनस एच अपॉन ई टी स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स, सिंपल है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंटिन्यू, क्योंकि पार्टिकल इन बॉक्स डिस्क्रीट एनर्जी होती, तो ऑप्शन ए तो वैसी पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल हुज वेव फंक्शन इज गिवन बाय दिस। एक वेव फंक्शन है n इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा के एक्स। ये आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है, और आपको इस वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आपको पता करके बताना। क्या होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम? दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार ई टाइम साई। यहाँ पर साई और साई स्टार दोनों क्या है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन हमें गिवन है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। तो क्या फॉर्मूला आता है? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इक्वल्स टू 1। क्योंकि साई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा, टाइम्स वेव फंक्शन आपको ये सेम है। तो आप देखेंगे जब, क्योंकि बेस सेम है तो पूरा पावर को ऐड कर देते हैं, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये ऐड होगा तो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल हमको यूज करना है। इंटीग्रल इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू होती है रूट पाई अपॉन अल्फा। और इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, तो अल्फा की जगह आपको क्या रखना है? 1 अपॉन ए स्क्वायर, बस। तो आप यहाँ से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे, यू विल गेट एन स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई ए स्क्वायर। ये है फॉर्मूला किसके लिए? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए। बस आपको सॉल्व करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालनी। सबसे पहले वेव फंक्शन साई स्टार, तो यहाँ पर आयोटा की जगह माइनस आयोटा। ये है आपका मोमेंटम ऑपरेटर, माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आपका फंक्शन साई। सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ये आ जाएगा, क्योंकि पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा
इस तरीके से -2x/2a² प्लस आयोटा के। देन टर्म्स को रीअरेंज करके, क्योंकि अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो प्लस और माइनस यहाँ पर फिर से कट जाएंगे, बचेगा e⁻x² माइनस आयोटा एच कट को आप बाहर ले गए, कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा -x/a² प्लस आयोटा के। अब एक चीज देखिए, जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो है -∞ से +∞। जो ये फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, e⁻⁻x² एक गॉसियन फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन होता है। पहला जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है इसका x के साथ होने वाला, तो इवन का फंक्शन ऑड के साथ, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो इंटीग्रल अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। अब जो सेकंड इंटीग्रल है बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, e⁻⁻x²a², अभी वैल्यू हमने इसकी निकाली हुई है, तो फाइनल आंसर जो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की आ जाएगी, दैट इज h कट k, h कट टाइम्स k। इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंदी है। ऑप्शन ए, एच कट की जगह पे यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 26, फॉर द रिजिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए, द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एट लो एनर्जी। जब भी लो एनर्जी स्कैटरिंग का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर कोई रिजिड स्फीयर से स्कैटरिंग हो रही हो और जो इंसिडेंट एनर्जी है वो लो एनर्जी रेंज में है, तो जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है दैट इज 4πa²। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो लो एनर्जी है उसके लिए जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है दैट इज 4πa², और यही अगर हाई एनर्जी स्कैटरिंग हो तो यहाँ पर हो जाता है 2πa²। तो लो एनर्जी के लिए 4πa², ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी की जगह पे हाई एनर्जी के बारे में पूछा जाए दैट विल बी 2πa²। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोसॉन। पहले तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, जो म्यूऑन है ये स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो ये बोसॉन तो होगा नहीं क्योंकि हाफ इंटीग्रल स्पिन है। फोटोन एक बोसॉन है, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रल हीलियम एटम। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो जितने भी पार्टिकल हीलियम अल्फा पार्टिकल, इनको बोलते हैं कंपोजिट पार्टिकल। जैसे 2He4, अब ये हीलियम एटम है, न्यूट्रल हीलियम एटम, इसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो एक कंपोजिट पार्टिकल 6 फर्मियन से बना हुआ है। यदि आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें नंबर ऑफ फर्मियन इवन है, तो वो कंपोजिट पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा, बोसॉन की तरह। तो नंबर ऑफ अगर फर्मियन इवन है तो बोसॉन, अगर ऑड है नंबर ऑफ फर्मियन तो वो फर्मियन की तरह बिहेव करेगा कंपोजिट पार्टिकल। क्योंकि इस कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिए। लेकिन इस ऑप्शन में क्योंकि म्यूऑन सीधे एक फर्मियन पार्टिकल है, दैट इज नॉट ए बोसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, इफ द ऑसिलेटर इज इन द नॉर्मल स्टेट, when the probability of finding the particle outside the classical limit is approximately। आउटसाइड पूछा हुआ आपसे, तो क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमेशा, इस चीज को आपको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जब भी आपसे बाहर की आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट पूछा जाए, यहाँ ये क्वांटम मैकेनिक्स में, मतलब क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल यहाँ पाया जा सकता है लेकिन क्लासिकली यहाँ नहीं पाया जा सकता। तो आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 16%, और जो इनसाइड द क्लासिकल लिमिट, मतलब ये रीजन है ब्लू रीजन, यहाँ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी 100 - 16 दैट इज 84%। तो आपसे क्योंकि आउटसाइड द क्लासिकल रीजन पूछा हुआ है, ऑप्शन इज 16।
परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन फॉर पॉलीमेट्रिसिस। हमें पता है तीन टाइप की पॉली जो स्पिन ऑफ पार्टिकल के लिए तीन पॉलीमेट्रिसिस होती हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स 0 0 1 1, 1 - 1 0 0 सिग्मा जेड और 0 - 1 आयोटा 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, दिस इज सिग्मा वाई। अब जो पहला ऑप्शन है इट इंडिकेट्स दिस कि जो सिग्मा मैट्रिक्स वो कम्यूट करते हैं, लेकिन जो पॉलीमेट्रिसेस होती हैं वो कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो नहीं करती। जो करेक्ट रिलेशन होता है उसका ये होता है, वेल ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। जब भी आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट आयोटा टाइम्स सिग्मा जेड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो जो पॉलीमेट्रिक्स होती हैं पॉलीमेट्रिसेस, इनका जो आइगन वैल्यूज होती है दैट इज +-1 और डिटर्मिनेंट इन मैट्रिसेस का क्या होता है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इफ एक्स पी इक्वल्स टू आई एच कट। ये जो बॉक्स है इसकी जगह पे आपको आई एच कट लिखना है। तो इफ एक्स पी मतलब कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एक्स एंड पी इज आई एच कट, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब पी इक्वल्स टू क्या होगा। यदि आपको गिवन है कि x और p का जो कम्यूटेशन रिलेशन दैट इज i इंटू एच कट, x को अगर आप किसी फंक्शन से रिप्लेस कर दें x f ऑफ x, उसका अगर आप कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करना चाहें दैट विल बी इक्वल्स टू आई एच कट टाइम्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। बस आपको जो भी फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट कर देना है। फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा आई एच कट एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 3IH x स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 3 आयोटा h कट x स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ द। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है आपको इस फॉर्म में लिखते हैं आप, डेल स्क्वायर आई प्लस पी साई इक्वल्स टू ई साई। ये कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है दैट रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कंजर्वेशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, the normalized wave function psi1 psi2 corresponds to ground state and first excited state of particle in a potential. You are given an information that operator A acts on the wave function. आपको एक ऑपरेटर दिया हुआ है और वो psi1 psi2 पे किस तरीके से अप्लाई होता है, A psi1 इक्वल्स टू psi2 और A psi2 इक्वल्स टू psi1। आपसे पूछा हुआ है ए स्क्वायर अगर psi1 psi2 पे अप्लाई करें तो psi1 psi2 ए स्क्वायर का आइगन फंक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए। सबसे पहले psi1 पे अप्लाई करें तो ए psi1 क्या होगा psi2। ये ए psi2 पे अप्लाई होगा तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा psi1। जब भी आप ए स्क्वायर psi1 पे अप्लाई कर रहे हैं यू विल गेट psi1। का मतलब ये जो psi1 स्टेट है वो ए स्क्वायर ऑपरेटर के आइगन फंक्शन है। सिमिलरली आप psi2 के साथ भी आप देखेंगे आपको जो psi2 स्टेट और psi1 स्टेट है ये दोनों ही आइगन फंक्शन है ए स्क्वायर ऑपरेटर के।
ऑप्शन ए is the correct answer. Question number 33. If the particle is in the first excited state, then the probability of finding the particle is maximum at. अब पता है probability क्या होती है किसी पोजीशन पे, उसकी वेव फंक्शन का मोड का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन कभी पूछे जाए सीधे आपको 1D बॉक्स के जो डिफरेंट वेव फंक्शन है उनको ड्रॉ कर देना। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछा हुआ है, तो वेव फंक्शन किस किस जगह पे वेव फंक्शन का स्क्वायर पॉसिबल होगा, मैक्सिमम होगा। एक यहाँ पर L/4 और दूसरा 3L/4। सेम क्वेश्चन अगर ग्राउंड स्टेट में पूछा होता तो प्रोबेबिलिटी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, L/2। सेम इसको अगर आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, किसी भी उसमें आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पर है, L/4 और 3L/4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रोबेबिलिटी का कर्व होगा दैट विल बी लाइक I1 के लिए ऐसा, I2 के लिए ऐसा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, I3 के लिए इस तरीके से, फिर I4 के लिए इसी तरीके से आप किसी भी स्टेट का पता कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फॉर नाइट्रोजन Cp minus Cv equals to X एंड फॉर आर्गन Cp minus Cv equals to Y। एक मोनोएटॉमिक है और एक डायटोमिक गैस है, लेकिन जो Cp minus Cv ये एक जो मेयर्स रिलेशन है ये हर गैस के लिए सेम रहता है, तो X equals to Y ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो Cp minus Cv equals to R है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। मोनोएटॉमिक डायटोमिक सबके लिए इक्वल्स टू R ही होता है। क्वेश्चन नंबर 35। A reversible and an irreversible engine are operating between the two same temperature, T1 T2 टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में एक हीट इंजन काम कर रहा है, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल। आपको पता है जो कार्नोट थ्योरम होता है दैट इज एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल टेम्परेचर। तो जो रिवर्सिबल इंजन हो उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी, कार्नोट थ्योरम है। अब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। आइडियल ब्लैक बॉडी इज, ब्लैक बॉडी के बारे में पूछा हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। अगर आप गर्भ खोज बुक कभी देखें तो उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर एक हॉलो स्फीयर हो जिसमें छोटा छेद हो, लाइट को आप इस तरीके से इंसिडेंट कराएं तो लाइट क्या होती है, अंदर ही ट्रैप हो जाती है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हॉलो enclosure, blackened inside and having a small hole. Option D is the correct answer. Question number 37. An air in a cylinder is suddenly compressed by a piston which is then maintained at the same position with the passage of time. मान लीजिए आपके पास कोई तरीके से piston है, piston को से इस पोजीशन पे कंप्रेस किया, जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने उसको पिस्टन को उसी जगह पे छोड़ दिया, धीरे धीरे हीट लॉस होगी थ्रू दी जो उसका सरफेस है, तो टेम्परेचर फिर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो प्रेशर भी डाउन होगा, तो प्रेशर will decrease. Option pressure decreases is the correct answer. Next question. Van der Waals equation predicts that the critical coefficient of a gas, तो जो critical coefficient की वैल्यू होती है that is 8/3, बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है,
8/3 is the correct answer. Question number 39. The Joule-Thomson coefficient for ideal gas. ये एक्सप्रेशन होता है del T अपॉन del P एट कांस्टेंट एंथैल्पी. कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूल थॉमसन प्रोसेस में कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, दैट इज एंथैल्पी. इसका एक्सप्रेशन होता है 1/Cp T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वॉल्यूम. आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT, PdV प्लस VdP इक्वल टू RdT. क्योंकि आपको इस की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तो VdP की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो dV अपॉन dt इक्वल्स टू R अपॉन P. आपको पता ही होगा कि आइडियल गैस के लिए dV अपॉन dt की वैल्यू R अपॉन P होती है. यहाँ पर आप R अपॉन P रखेंगे तो RT अपॉन V इसकी वैल्यू होती है, RT अपॉन P इसकी वैल्यू होती है V. तो V माइनस V इक्वल्स टू 0. तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो आइडियल गैस के लिए होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग properties of a body remains constant during reversible adiabatic process. क्या होता है adiabatic process में U Q equals to no change, DQ चेंज नहीं होता, TdS equals to 0. तो यहाँ से एंट्रोपी क्या हो जाती है कांस्टेंट. तो एंट्रोपी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. Which of the following Maxwell thermodynamic relation gives Clausius-Clapeyron equation? जो इक्वेशन है इट इज नोन एज Clausius-Clapeyron equation. ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट. जो डेल्टा S अपॉन डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर. दोनों तरफ आप T से मल्टीप्लाई करें तो जो TdS होता है दैट इज dQ. तो ये हो जाता है डेल Q अपॉन डेल V इक्वल्स टू T. डेल P क्या हो गया T डेल P अपॉन डेल T. डेल्टा Q कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या रख देते हैं M/12. वहाँ M क्या होता है लेटेंट हीट. तो ये हो जाएगा M इंटू L अपॉन डेल V हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल्स टू डेल V अपॉन डेल T टाइम्स टेम्परेचर. तो यहाँ से आप इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं. T इधर आ जाएगा नीचे और ये जो V2 और V1 है ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम M, मतलब V2 अपॉन M माइनस V1 अपॉन M. इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन द TS डायग्राम an isotherm is a straight line parallel to the entropy axis. TS डायग्राम है और उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस को किस तरीके से दर्शाया जाता है. ये TS डायग्राम और ये एंट्रोपी एक्सिस के जो पैरेलल जो लाइन होती है दिस इज आइसोथर्म. अब आपसे पूछा है व्हाट डज एरिया अंडर आइसोथर्म इंडिकेट. ये जो एरिया होगा क्या होगा ये T इंटू डेल्टा S. ये क्या बताता है डेल्टा Q. तो एरिया अंडर आइसोथर्म आपको बताता है हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रोसेस. सेम अगर PV कर्व में क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि P इंटू DV ये आपको बताता है वर्क डन. तो TdS डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व जो आइसोथर्म के अंदर जो एरिया आता है दैट टेल्स यू अबाउट हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस. और ये भी स्पेसिफिक अगर आपको जानना है तो यदि ये टेम्परेचर इस तरीके से एंट्रोपी बढ़ रही है इस डायरेक्शन में तो डेल Q पॉजिटिव, तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. और अगर एंट्रोपी इस डायरेक्शन में ऐसे घट रही है तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 43 ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है और सेम
इनकम्प्लीट क्वेश्चन एक दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था, तो कई बार इन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का बेनिफिट ये होता है, कई बार क्वेश्चन डिट्टो दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, और वहाँ भी ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डिटेल्स के साथ पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज नॉट कंप्लीट, तो इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको टेम्परेचर पता होना नेसेसरी, तभी आप बता सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, जब तक आपको टेम्परेचर गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44, in statistical physics the absolute temperature T of a system is related to the total number of accessible state। पता होता है S इज इक्वल टू के बी लॉग ओमेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा ई इक्वल्स टू के बी कॉन्स्टेंट है, डेल्टा डेल अपॉन डेल ई ऑफ लॉग ओमेगा। अब क्योंकि डेल एस अपॉन डेल ई ये आपको किसके बारे में बताता है, 1/T, दिस इज 1/T। एनर्जी क्या होती है, T इंटू डेल एस, एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू डी एस। तो डेल एस अपॉन डेल ई इक्वल्स टू 1/T इक्वल्स टू के बी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ई with respect to log omega, तो 1/kBt equals to del upon del E of log omega। Option D is the correct answer। 1/kBt equals to del upon del V of log। Question number 45, in microcanonical ensemble क्या प्रॉपर्टी होती है माइक्रोकैनोनिकल एनसेंबल की, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम एंड एनर्जी, जितने भी सिस्टम होते हैं एनसेंबल में सबकी फिक्स होती है, उस समय के साथ चेंज नहीं होती। पूछा हुआ है माइक्रोकैनोनिकल एनसेंबल ए कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, एनर्जी नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी फिक्स होती है। ए कैन एक्सचेंज ओनली पार्टिकल विद बी, ये भी नहीं कर सकता क्योंकि ये भी फिक्स होता है। ए कैन एक्सचेंज नेदर एनर्जी नॉर पार्टिकल विद बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो जो आपका एनसेंबल होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, ना ही एनर्जी चेंज कर सकते हैं ना ही पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 46, अगेन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि फ्री एनर्जी किस तरीके से रिलेटेड होती है, एन के बी टी लॉग जेड। तो जो ऑप्शन बी है उसमें माइनस साइन मिसिंग है, और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो फ्री एनर्जी के एक्सप्रेशन को आपको नहीं दे पा रहे। क्वेश्चन नंबर 46 इनकम्प्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, प्लैंक्स कांस्टेंट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड यूजिंग, पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हम अपने लैब में कई बार किया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लैंक्स कांस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से पता किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, हॉल इफेक्ट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर एंड ऑल्सो देयर टाइप। कि हमें पता है हॉल कोफिशिएंट होता है दैट इज 1/n टाइम्स क्यू, तो ये होती है चार्ज डेंसिटी, और ये चार्ज का जो साइन होता है इससे पता चल जाता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप है पी टाइप है। तो हॉल इफेक्ट से हम नंबर डेंसिटी एंड देयर टाइप दोनों पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टिव कॉइल इज, जो इफेक्टिव रिएक्टेंस होता है इंडक्टिव कॉइल का, दैट डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस, स्ट्रे कैपेसिटेंस एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है वो घटता है, इसी की वजह से
इफेक्टिव इंडक्टेंस भी कम हो जाता है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन सीरीज। डू शेयर विद all students. Thank you very much.